सीटें देश भर में ऐसी होती है जो उसके नेता के नाम से जानी जाती है। आजकल सिर्फ नीले झंडे लगाकर हाथ जोड़ के फोटो खिंचाने वाले जय भीम कर देते हैं। जय भीम करना चाहिए, लेकिन जय भीम के आदर्शों पर भी चलना चाहिए। इस समय जाति जनगणना, रिजर्वेशन, इतने बड़े बड़े जो मुद्दे जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग छूने से, पार्टियां छूने से डरती थी। और आरएसएस पहले से ही तोड़ो फोड़ो और राज करो की नीति अपनाती है। लोगों में चीड़ है। आप राजनीति करो, लेकिन इतनी ऊंची राजनीति मत करो। किसी को भी उठाया, ईडी लगा दिया, जेल में डाल दिया, ठूस दिया, बाद में पता चलता है कि देयर वाज नो रीजन, और फिर कहते हो कि मोदी जी के वॉशिंग मशीन में वो धुल गया। पहली बार आप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी रूबरू जो जनता के साथ कनेक्ट हो चुके थे 1 to 1, वो कनेक्टिविटी मुझे लगता गई नहीं है। आज सारी पार्टियां डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को यूज कर रही है, उनके सिंबल को यूज कर रही है। तस्वीरें हर बैनर में, हर पार्टी के बैनर में आपको दिखेगी। क्या लगता है कौन सी पार्टी उनके आदर्शों को लेकर चल रही है, या फिर वो सिर्फ एक सिंबल बन के रह गए कि उनका यूज किया जा रहा है? कि रिजर्वेशन को लेकर जो पुनः पैक्ट हुआ, पुनः पैक्ट ये कांग्रेस में और डॉक्टर अंबेडकर जी के पार्टी में हुआ। अच्छा, ये बात सच है कि कई नेशनल डिबेट में कांग्रेस पार्टी के और अन्य बीजेपी विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं कि आपने तो भैया आरएसएस के गढ़ पे, आपके केंद्र पे 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये सच था? हाँ, ये सच है ना। जो अंबेडकर की विचारधारा है, वो विचार, और दूसरी तरफ विकास, ये दोनों को मैंने बैलेंस करते हुए किया। भावी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नितिन रावत जी, तो क्या सरकार बनने के बाद मंत्री कैबिनेट संभाल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कैबिनेट संभाल रहे हैं नितिन रावत जी? तो कि आज तक के बुद्धिस्ट कम्युनिटी का मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई बना नहीं है। तो रहे हैं, बैंड तो बजी है बीजेपी की। सभी को नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शब्द.com पर। महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है। 20 तारीख को वोटिंग है, 23 को नतीजे आने वाले हैं। कुछ सीटें देश भर में ऐसी होती है जो उसके नेता के नाम से जानी जाती है। सैफई स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी के नाम से जानी जाती है। रायबरेली, अमेठी, वाराणसी भी ऐसे ही। महाराष्ट्र में हमें कहीं ऐसी सीटें, हमने जब चर्चा की थी, जाने के लिए हमने प्रैक्टिस की थी कि महाराष्ट्र चुनाव हम कहाँ जाएंगे, किन हॉट सीट पर जाएंगे, तो सबसे अव्वल सीटों में से एक थी नागपुर उत्तर। कारण हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं, सर नितिन रावत जी, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट और सबसे मुखर अम्बेडकराइन नेता में से एक, और फिलहाल नागपुर उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर पे, हमारे साथ मौजूद है। तो जैसा मैंने आपको बताया, नागपुर उत्तर, यहाँ पर मुझे अलग ही अंदाज देखने को मिला। कहा जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है कि आरएसएस का गढ़ है ये, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है। मुझे जो निशान, मुझे जो आभास यहाँ पर हुआ, गली गली, चौबारा चौबारा, ओटले चबूतरे, घर की छत पर, ऑटो पर, रिक्शा पर, पान की दुकान तक भी बौद्ध धर्म के प्रतीक, डॉक्टर अंबेडकर के प्रतीक, बहुजन लेजेंड्स के प्रतीक मुझे देखने को मिले। और मैंने जब पूछा कि ऐसा क्या कारण है, तो पहला कारण तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ पर कहीं अपने समर्थकों के साथ, लाखों की संख्या में समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। उसके बाद दूसरा रीज़न मुझे पता चला कि ये सीट है कांग्रेस के लीडर और अम्बेडकर लीडर नितिन रावत की। तो मैंने पूछा, भैया क्या, ऐसा क्यों? तो बोले कि वो खुद अपनी मर्जी से और स्वेच्छा से अम्बेडकर लीडर है और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं। वैसे नहीं जो आजकल सिर्फ नीले झंडे लगाकर हाथ जोड़ के फोटो खिंचाने वाले जय भीम कर देते हैं। जय भीम करना चाहिए, लेकिन जय भीम के आदर्शों पर भी चलना चाहिए। तो मैंने ये जनता से सुना इनके बारे में। क्या सर सही सुना मैंने? सही सुना है, सही सुना है। इस समय जाति जनगणना, रिजर्वेशन, इतने बड़े बड़े जो मुद्दे जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग छूने से, पार्टियां छूने से डरती थी कि वोट कंसोलिडेशन होगा, और आज वो मुखरता से मेन टॉपिक है 24 के चुनाव का, लोकसभा का, और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव का। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सच्चाई तो ये है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव का जो नैरेटिव पूरे देश में फिक्स हो गया था, वो नैरेटिव महाराष्ट्र के चुनाव में अंदरूनी नज़र आ रहा है। वो गायब नहीं हुआ यहाँ से, तो यहाँ जीवित है। और यह चुनाव उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से लोकसभा हुई है। लोकसभा ने ये दिखा दिया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ताकत बड़ी है, उसमें भी कांग्रेस ये अव्वल नंबर पर आती है। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो
महायुति की जो विद्यमान सरकार है उसकी विचारधारा पूरी तरीके से आरएसएस से जुड़ी है और आरएसएस पहले से ही तोड़ो फोड़ो और राज करो की नीति अपनाती है। यहाँ कई पार्टियां, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, उसको तोड़ा गया, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी, उसको तोड़ा गया, ननद के खिलाफ भाभी को खड़ा कर दिया गया, तो भाई के खिलाफ बहन को खड़ा कर दिया। लोगों में चीड़ है। आप राजनीति करो लेकिन इतनी ऊंची राजनीति मत करो। किसी को भी उठाया, ईडी लगा दिया, जेल में डाल दिया, ठूस दिया, बाद में पता चलता है कि देयर वाज नो रीजन। तो ये लोगों के समझ में आ गया है और लोग ये कहते हैं कि आप आरोप लगाते हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 73,000 करोड़ का घपला किया है और घपला किया ये बोलते हो और दूसरे दिन उस पार्टी को तोड़कर उनको अंदर लेते हो और फिर कहते हो कि मोदी जी के वॉशिंग मशीन में वो धुल गया। तो ये लोगों को कतई पसंद नहीं है और लोग उसको मान नहीं रहे। लोगों का कहना ऐसा है कि ये जुमलेबाजी करते, झूठ बोलते हैं और इन पे भरोसा उनका उठ चुका है। आपने जो बात की महाविकास आघाड़ी की, सर महाविकास आघाड़ी और महायुति ये नया कॉम्बिनेशन पहली बार देखने को मिला है। पहली बार आप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं और सेम उधर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने दे दी है उसके साथ बीजेपी लड़ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरीके से जनता इसको देख रही है एक बार महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार, क्या आपको लगता है? ये तो जनता ने लोकसभा में बता दिया कॉम्बिनेशन। शिवसेना का अपना गढ़ है, राष्ट्रवादी का अपना गढ़ है, कांग्रेस का अपना गढ़ है। हर कोई सक्षम है अच्छे ढंग से अपने अपने एरिया में 19-20 के हिसाब से सक्षम बने हुए हैं और उस गढ़ों में ये लड़ाइयाँ होने जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि जिस ढंग से जब देश के अंदर लॉकडाउन लगा था, कोरोना था, उस काल में उद्धव ठाकरे जी रूबरू जो जनता के साथ कनेक्ट हो चुके थे 1 to 1, वो कनेक्टिविटी मुझे लगता गई नहीं है। वो कनेक्टिविटी कहीं तो भी एयर में है, उनके दिलों में है लोगों के, और लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारी जान बचाई है, इस व्यक्ति ने हमको ऑक्सीजन दिलाया, इस व्यक्ति ने हमको बेड दिलाया, इस व्यक्ति ने हमको रेमडेसिविर दिलाया और हमारे खाने के लाले पड़े थे उस वक्त भी हमको मदद किया है। तो ये स्वाभाविक है कि एक उनके प्रति हमदर्दी बनी हुई है और वो महाविकास आघाड़ी के प्रति बनी है। जैसा कि नागपुर शहर में जब लॉकडाउन हुआ था तो सड़क के बीच में मैं था मौजूद, जिसको कोरोना योद्धा का आप कहते हो कि जिसने कोरोना में काम किया, उसमें मैं मौजूद था एज अ पालक मंत्री, गार्डियन मिनिस्टर करके। उस प्रकार से मुख्यमंत्री करके वे मौजूद थे पूरे स्टेट में। तो वो जो एक प्रतिमा उनकी, यह व्यक्तित्व उनका बना हुआ है, वो निश्चित रूप से चुनाव में कारगर साबित होने वाला है। अच्छा, एक थोड़ी सी मैं व्यक्तिगत बात पूछूंगा आपसे। हमने जब आपकी तस्वीर देखी, आपके बारे में सुना, हर कोई गूगल विकिपीडिया करता है, एक बार पूरी जानकारी हो जाए। तो हमारी जो टीम है उन्होंने आपका फोटो देखा और जैसी एज देखी तो सर ये 72 साल के, मैं नहीं मानता। 72 मुझे कंप्लीट हो चुका है, 73 इज रनिंग। तो क्या राज है इस फिटनेस का? मतलब मैंने अभी देखा, लोगों से पूछा कि 7 बजे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद अभी आप वापस आए, अब वापस निकल देंगे। खैर हर राजनीति की तो दिनचर्या ही होती है, हर राजनीतिक व्यक्ति की, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है फिटनेस के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं? देखिए, और मेंटल पीस के लिए कुछ, थोड़ा सा अपने मानसिक संतुलन के लिए भी और थोड़ा सा आत्म शांति के लिए भी समय निकाल पाते हैं? सबसे ज्यादा राजनीति में उम्र अगर किसी की है खड़गे साहब, तो खड़गे साहब की है, शरद पवार जी की है। शरद पवार जी की। खड़गे साहब की उम्र है, उसके बावजूद घूम रहे। शरद पवार साहब की उम्र है और तबीयत भी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो इस एज में घूम रहे हैं। सवेरे उठकर बाहर निकलते हैं, रात को कब घर पहुंचते इसका पता नहीं रहता। तो मुझ जैसा आम्बेडकरी आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो तो कुछ सीखेगा ही ना इन लोगों से। तो मैं सीखा हूँ। दूसरा, मेरा बिलीफ
मेरे रिलीजन पे, बुद्धिज्म पे, और वो बिलीफ मुझे मन की शांति देता है, और उस मन की शांति को लेकर मैं अपने आप को कूल महसूस करता हूँ, और उससे मुझे एनर्जी मिलती है। अच्छा, आपने बताया अपने आप को कि आप अम्बेडकराइट आंदोलन के एक छोटे से सैनिक है, सिपाही है। जी। आज सारी पार्टियां डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को यूज कर रही है, उनके सिंबल को यूज कर रही है, तस्वीरें हर बैनर में, हर पार्टी के बैनर में आपको दिखेगी। क्या लगता है कौन सी पार्टी उनके आदर्शों को लेकर चल रही है, या फिर वो सिर्फ एक सिंबल बन के रह गए कि उनका यूज किया जा रहा है, उनकी तस्वीर का या फिर उनके चिन्ह का? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीर को मानती है या उनके विचारों को मानती है तो उसमें कुछ जरूर है। जरूर ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट मिनिस्टर में थे, पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने साथ में काम किया था। कांग्रेस पार्टी की संसद के अंदर तब मेजॉरिटी थी जी, और कांग्रेस पार्टी ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो डिबेट करते वक्त उनको जो फ्रीडम दिया गया कांग्रेस ने, उसके बारे में उन्होंने, बाबा साहब ने खुद कहा 26 नवंबर 1949 के भाषण में कि कांग्रेस ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मुझे जो फ्रीडम दिया संविधान लिखने का, मैं उनके विश्वास को पूरा ढंग से निभाया है, और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का। उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी का, वल्लभ भाई पटेल जी का, और कांग्रेस के तमाम नेताओं का और संसद का आभार माना है उनके उस स्पीच में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने डॉक्टर आम्बेडकर को एक आदर्श माना, और उन्होंने उनकी प्रतिभा को और उनकी प्रतिमा को अपनाया है, इसलिए उनका कनेक्शन, उसके साथ कनेक्टिविटी है। दूसरी कनेक्टिविटी संविधान के नाते कांग्रेस के साथ इस प्रकार से आती है कि रिजर्वेशन को लेकर जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट ये कांग्रेस में और डॉक्टर आम्बेडकर जी के पार्टी में हुआ जी। और उस पूना पैक्ट में कांग्रेस धरोहर है, रिस्पॉन्सिबल जिसको कह सकते हैं, कि वो जो पैक्ट हुआ वो कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस ने बोला कि हम उसको निभाएंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उसको एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निभाई और उसको इम्प्लीमेंट किया, जमीन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस एक उनका अंबेडकर जी सिंबल बनता है, तो इसमें गैर कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसी वक्त संविधान को 26 नवंबर को लागू किया गया। 30 नवंबर 1949 को जो मैगजीन है आरएसएस की ऑर्गेनाइजर, उस मैगजीन में एडिटोरियल छप के आता है ऑर्गेनाइजर में, और उसमें ये लिखा जाता है कि ये जो संविधान लिखा गया डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा, ये भारतीय नहीं है। अच्छा। ये भारतीय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मनुस्मृति के श्लोक नहीं है। अच्छा। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर जी को नकारा है जी। नंबर 1। नंबर 2, जब देश का फ्लैग तिरंगा ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हमारा फ्लैग ऐसा होगा, उस फ्लैग का भी विरोध किया इन्होंने। अच्छा, ये बात सच है क्या? कई नेशनल डिबेट में कांग्रेस पार्टी के और अन्य बीजेपी विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं कि आपने तो भैया आरएसएस के गढ़ पे, आपके केंद्र पे 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये सच था? हाँ, ये सच है ना, मैं बताता ना उसको आपको। तो इन्होंने सन 2000 तक के तिरंगे को अपनाया नहीं। जो व्यक्ति नागपुर सेवा दल का अध्यक्ष था, पंडित कृष्ण कुमार पांडे, जो भारत जोड़ो यात्रा में शहीद हुआ है। अच्छा। नांदेड़ के पास उसको वही अटैक आया, यात्रा में शहीद हुआ है। उस व्यक्ति ने उस समय मुझे लेकर आंदोलन किया था
और हम लोगों ने मार्च किया था 26 जनवरी या 15 अगस्त थी उस दिन, मार्च किया था आरएसएस हेडक्वार्टर पे कि आप तिरंगा नहीं लगाते। की बात होगी ये सन 2000 की बात है, सन 2000 की। जी। उसके बाद आरएसएस ने तिरंगा फहराना चालू किया 47 से 2000 तक, 47 से 2000 तक के। तो जो लोग इस प्रकार का विचारधारा रखते हैं उनका डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कोई धरोहर हो नहीं सकता है। तो ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, सब तस्वीरें क्या, बाबा साहब ने खुद कहा कि अगर विचारधारा का प्रश्न जब भी उठेगा और आपको दो में से किसी एक विचारधारा को चुनना पड़ेगा, अगर आरएसएस और कांग्रेस ये दोनों आमने सामने आती है और दोनों में से एक किसी विचारधारा को अगर चुनना है तो आप कांग्रेस को चुनिए। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है, उसके बारे में कि उनकी किताबों में उल्लेख है, लोग उसको समझ सकते हैं। अच्छा, बैक टू चुनाव। जाति जनगणना और रिजर्वेशन 50% का जो बैरियर है टूटेगा आपकी सरकार आती है तो, और जाति जनगणना होगी? हमारी सरकार ने गारंटी दी है, पहली गारंटी दी है संविधान बचाने की, उसको सुरक्षित करने की। हमारे सरकार ने गारंटी दी है जातीय जनगणना करने की। हमारी सरकार ने गारंटी दी है कि 50% का बैरियर हम तोड़ेंगे और जातीय जनगणना के आधार पर हम रिजर्वेशन लागू करेंगे। ये हमारी गारंटी है, तो हम तो गारंटी पे काम करते हैं। देखिए, मैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मूवमेंट से आया हूँ, रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन, दलित पैंथर के मूवमेंट से आके कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आज 45 साल से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं कांग्रेस के अंदर इसलिए आया कि कांग्रेस ये संविधान को मानती है, मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को मानती है, और मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार का फर्क उसमें नज़र नहीं आया। इसलिए मैं इस मूवमेंट में कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूँ और कांग्रेस ने मुझे नवाजा भी है, 4 बार मंत्री भी बनाया, एमएलए भी बनाया है, और अभी 5वीं बार चुनाव में लड़ रहा हूँ। तो विचारधारा की अगर जब भी बात होगी तो हमारे देश में 3 विचारधाराएं है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, और जो सेंट्रिक विचारधारा जिसको कहते हैं हम, वो संविधान की विचारधारा है। जब कांग्रेस संविधान की विचारधारा मानती है, इसका मतलब हम लोगों ने जो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुयायी है और उनके मानने वाला वर्ग है, वो संविधान की लड़ाई में कांग्रेस के साथ रहेगी, ये विश्वास मुझे है। अच्छा, 200 बुद्ध विहार और डॉक्टर अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर जब आपके समर्थकों ने बताया और जनता ने बताया कि हर जगह, हर मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 200 बुद्ध विहार, ये सच है? देखिए, मैं जब जो वाचनालय, जो आपने लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट लिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और कैसे आया ये? मैंने कहा ना कि मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधारा को मानता हूँ, उनके इस पर मेरी पीएचडी भी है उनके विषय पर, और मैंने देखा कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर नागपुर, वह एक आम्बेडकरी आंदोलन का गढ़ है जी। यहाँ से लाखों के मोर्चे, जय भीम के मोर्चे पूरे विधानसभा पर निकले हैं, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक सभाएं यहाँ पे हुई है, और वो विचारधारा जो है, जो आम्बेडकर की विचारधारा है, वो विचार और दूसरी तरफ विकास, ये दोनों को मैंने बैलेंस करते हुए किया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो धम्मक विचार है, वो धम्मक के विचार को समझकर जहाँ जहाँ पंचशील का झंडा लोगों ने गाड़ा था, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की तस्वीर प्रतिमा खड़ी की थी, जहाँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा खड़ी की थी, वहाँ वहाँ मैंने बुद्ध विहार निर्माण किया। तो मैंने धम्म का काम, आम्बेडकरी विचारों का काम वो सबसे पहले किया। दूसरा, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़िए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए, तो पढ़ना उन्होंने सिखाया है। तो पढ़ाई का अगर करना है, शिक्षा का, तो जहाँ बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार में मैंने वाचनालय व अध्ययन केंद्र बनवा दिए। तो बुद्ध विहार, वहाँ वाचनालय व अध्ययन केंद्र है, जिसके जरिए बच्चे लोग जिनके घर में पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं होती, सुविधा नहीं होती, वो जाते, उसका उपयोग लेते, स्पर्धा परीक्षा में बैठते और अपनी नौकरी पे लगते हैं। तो ये एक थीम पर, नियोजित मध्य थीम पर एक काम हुआ। और तीसरी अंतिम बात कि
ये चीजें आपको कहीं दिखेगी भी नहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कंसेप्ट। और जितने भी बुद्ध विहार है, जितने भी मस्जिदें हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने मंदिर है, जितने चर्च है, सब जगह मैंने बिजली फ्री कर दी सोलार लगा के। अच्छा, ये भी कहीं दिखेगा नहीं आपको। सभी धर्म स्थलों पर सोलर लगा के सोलार बिजली लग फ्री के है बिजली फ्री कर, आपकी बिजली बिल constituency में? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये दो हो गया। और तीसरा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे यहाँ 6 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान है। यहाँ तकरीबन 7 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर 3.5 एकड़ जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्पोर्ट्स सेंटर है। और अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो आपको जो दिख रहा है, ये सब बाबा साहब के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और इसलिए विचार और विकास, ये दोनों का समन्वय साधने का, और बाबा साहब ने जो संविधान का सूत्र दिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी जाति को समान विकास और विचार में साथ में लेने का काम मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है। इसलिए यहाँ पर मैं आज तक के जीतते आ रहा हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी सही लीड कर रहे हैं कांग्रेस को? जी, बहुत बढ़िया लीड कर रहे हैं, और ताकत के साथ, जज्बे के साथ लीड कर रहे हैं। जिस प्रकार से वे जाति जनगणना की बात करते हैं, जिस प्रकार से वे 50% आरक्षण जो है उसको हटाकर बढ़ाने की बात करते हैं, जिस प्रकार से वे संविधान के रक्षा की बात करते हैं, वो तमाम बातें लोगों को भाने वाली बात है। आज यहाँ की जनता उनके साथ खड़ा होना चाहती है। अच्छा, आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूंगा। आपका मैं ऑफिस देखा, बड़े कार्यकर्ता है, खूब भीड़ है, कहीं मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है कि जितना लीडर में एंथुजियाज्म है, उत्साह है, उतना कार्यकर्ताओं में भी हो। आपके स्ट्रेटेजिस्ट, कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, सब एक एक पोस्ट को लेकर, एक एक विषय को लेकर, एक एक सभा को लेकर, डायमेंशंस को लेकर, डायनेमिकली सब चीज़ों पर कर रहे हैं। तो ये आपसे सीखे या फिर क्या है, क्या चीज़ है, इसका एनवायरनमेंट क्या है? हमारे यहाँ एक सिस्टम बनी है कि हर सैटरडे को 11 बजे हमारे प्रमुख नेताओं की ग्राउंड के, जमीन स्तर पे तक के बैठकें होती है, और हर हफ्ते हम उसके रिव्यू लेते हैं काम की। विरोधी पार्टी क्या काम कर रही है, हम क्या काम कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या होने हैं, कहाँ हमको थ्रेट है, कहाँ हमको चैलेंजेस है, ये तमाम बातें डिस्कस करते हैं। और उसके जरिए हम अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, और वो मोटिवेशन से काम करते हैं। इसलिए हर कोई इतने जज्बे के साथ यहाँ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आपके कार्यालय में मैंने एक चीज़ और देखी, कुछ तस्वीरें और कुछ आपको गिफ्ट जो आए होंगे, प्रेजेंट्स आएंगे, उसमें लिखा हुआ था भावी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नितिन रावत जी। तो क्या सरकार बनने के बाद मंत्री कैबिनेट संभाल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कैबिनेट संभाल रहे हैं नितिन रावत जी? देखिए, जहाँ तक नितिन रावत जी का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मुख्यमंत्री बनाना नितिन रावत जी के हाथ में भी नहीं है। यह हमारे शीर्षस्थ नेता, हमारी हाईकमांड जो भी निर्णय करेंगे उस पर होता है। और वो मेजॉरिटी से जब हमारी महाविकास आघाड़ी के लोग साथ में बैठेंगे, वो उस पर निर्णय करेंगे, और वो निर्णय सबको मानना होता है। जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम जाने वाले हैं। नहीं, पार्टी आपकी पूरी वंचित वर्ग के हकों की बात कर रही है। आप विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र के और शायद मैं कहूँगा देश के सबसे सीनियर दलित लीडर्स में से एक है, और जो एक्टिव है, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो क्या कुरेज अगर बनाया जाए तो? देखिए, हालात जो है सामने, जिस प्रकार से राहुल जी का बयान आता है, जिस प्रकार से खड़गे जी का बयान आता है, मैं तो ये समझता हूँ कि आज तक के बुद्धिस्ट कम्युनिटी का मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई बना नहीं है। मायावती, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं है, वे बुद्धिस्ट नहीं है, तो उसके बारे में अगर कहीं सोच बन गई तो बात अलग है। लेकिन निर्णय जी हमारे हाथ में नहीं है। जनता चाहे कुछ भी बोले, जनता चाहे कुछ भी कहे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। ना हम एमएलएस के हाथ में होता है। हमारी हाई कमांड सर्वोच्च है। राहुल गांधी जी, हमारी सोनिया जी, हमारे खड़गे साहब जो अध्यक्ष है, ये तमाम लोग जो निर्णय लेंगे वही निर्णय हमको मानना पड़ता, और निश्चित रूप से वे उचित निर्णय लेंगे। अच्छा, कितनी वोट की लीड के साथ जा रहे हैं विधानसभा? देखिए, जीत तो रहे, हम जीत रहे हैं फिक्स, मतलब आश्वासन है पूरा? जीत तो रहे हैं। बैंड तो बजी है बीजेपी की।
अच्छा, एक चीज मेरे को और समझ आई। कैसा है, आपने रावण को देखा, हाँ। रावण के 100 मुंह होते हैं जी, 10। और रावण के 10 मुंह होते जी। हैं। यहाँ रावण बना है भारतीय जनता पार्टी, उसका उम्मीदवार, और उनके 24 मुंह है, 12 इधर और 12 इधर। अच्छा, 36 हो गए ना 3 पार्टी के। नहीं नहीं नहीं, कैसा है कि टोटल 26 उम्मीदवार यहाँ है। अच्छा। एक मुझे छोड़ दो तो 25 बचते हैं, हाँ। एक बीजेपी का पकड़ो तो 24 अच्छा, बचते हैं। जो बीएसपी के जो सांगोले जी है वो और सारे हाँ। सारे बीजेपी की बी टीमें हैं, लेकिन इस वक्त उनको बड़ी टीम उतारनी पड़ी और एक कम्युनिटी को उतारनी पड़ी, एक रिलीजन की, बुद्धिस्ट कम्युनिटी की। क्योंकि आप वे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं। क्योंकि मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हूँ, बुद्धिस्ट लोगों ने मुझे वोट नहीं करना चाहिए, मेरा वोट डिवाइड वो करना चाहते, इसका मतलब वो चुनाव हार चुके हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू, आपने समय दिया। ये थे यू। हमारे साथ नागपुर उत्तर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नितिन रावत जी। और हाल ही में बस चुनाव 20 तारीख को होने वाले हैं, 23 को नतीजे आ जाएंगे। इनसे बात की, इनसे चर्चा की, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, अंबेडकर मिशन को लेकर, और नागपुर की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो भी इनसे इनके विचार हैं आप तक पहुंचाए गए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें शब्द.com के साथ। धन्यवाद।